बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड ने सारी दुनिया को चेंज कर दिया जी। और एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली उसमें चेंज हुआ और उसमें हमने देखा कि एक मुख्तलिफ तरीके से यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हो गया। किसी ज़माने में ऑनलाइन सिस्टम से लोग ज़रा थोड़े से घबराते होते थे, बट देन अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग यूज्ड टू होना शुरू हो गए हैं और हम लोग जनाब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो या ऑनलाइन मीटिंग्स हो, जिसको हम जूम मीटिंग्स कह रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं टू ट्राई टू लिव विद कोविड जी। और इसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू डोंट लिव विद कोविड इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। एजुकेशन सिस्टम में कई चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, जो हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब शफकत महमूद साहब की मैं बात कर रहा हूँ और उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज की मेहनत नहीं है उनकी, तकरीबन 2 साल से भी पहले की मेहनत है। एंड अपराइट पर्सन, कमिटेड पर्सन, जो भी उन्हें जॉब दी जाती है उसको कमिटेडली करते हैं और बड़ी कमिटमेंट के साथ करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। ऑन द पॉलिटिकल साइड शफकत महमूद साहब जो हैं वो जब फ्लोर ऑफ द हाउस में आते हैं कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लॉजिकली गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। क्योंकि हमने देखा ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल हैं, वो गरजते बहुत है, बरसते नहीं है। जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उसमें वो हैंड्स अप कर जाते हैं, बट देन अगेन शफकत साहब इज नॉट वन ऑफ देम एज आई सेड। और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल फ्रंट हो या एजुकेशन का फ्रंट हो, वहां पे डिलीवर करते हैं। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो जी। कैसे हैं आप? मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी राणा साहब। पहले मैं जरा थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि लोग जरा यहाँ पे कुछ लोग नाखुश हैं। वो चाहते ये हैं कि जनाब जैसे प्राइवेट स्कूल्स का मसला आता है जब, तो वो कहते हैं कि शायद हुकूमत उन्हें एज दे रही है, और जबकि फीसें वो तकरीबन सारी ही लेते जा रहे हैं जब से क्लासेस बंद हुई हैं, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम बंद हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकली वहाँ पे जाना बंद हुआ है। लेकिन शुरू में को 20% उन्होंने थोड़ी सी रियायत की प्राइवेट स्कूलों ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने फीसें कम नहीं की। हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन थी, फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन भी मुनक़ता हो गई। एक तो ये जरा समझा दीजिए, क्योंकि बड़ा कंसर्न है वालिदैन का, बच्चों का, और मजीद ये उनका कहना ये है कि जनाब आप लोगों ने यानी कि हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा एज भी दिया है। उन्होंने बैंकों को कहा है कि उनको लोन्स दें और बड़े रियायती लोन्स दिए जाए। ऐसा ही है या आप कुछ उस पर एक्सप्लेन कर सकेंगे मजीद कुछ? देखें राणा साहब, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। पहले तो कुछ थोड़ी सी रियलिटीज मैं बता दूं ताकि उसके मुताबिक क्वेश्चन आंसर भी बेहतर हो जाए। हम एक कौमी कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं कोविड के मुकाबले में तालीम के मैदान के अंदर। ये चीज कोई आइन में या उसमें नहीं थी, लेकिन हमने महसूस किया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन करनी जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखा जाए कि स्कूल एजुकेशन जितनी भी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैंडल करती हैं, इंक्लूडिंग जो कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो हमने एक मुतफिका पॉलिसी अपनाई वो ये थी कि जितनी देर तक ये स्कूल बंद रहते हैं और कोविड का मसला रहता है, इतनी देर तक वो 20% फीस जो है वो कम चार्ज करेंगे, और अगर कहीं पे वो इससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं या पूरी नहीं कर रहे तो उसकी कंप्लेंट लाए। और जहां तक इस्लामाबाद का तल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेगी, और अगर सूबाई हुकूमतों को भी हम ये कहेंगे कि वो एक्शन लें जहां पे 20% फीस की कमी जो है और उसको पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाया जा रहा। दूसरी बात ये है राणा साहब कि प्राइवेट स्कूल कोई एक किस्म की प्राइवेट स्कूल की कैटेगरी नहीं है। हम नॉर्मली जब प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक किस्म के प्राइवेट स्कूल आते हैं, जो कि एलीट प्राइवेट स्कूल कह लें आप, जो कि चंद बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम है जहाँ के अपर मिडिल क्लास और एलीट के लोग जाते हैं, और वो एक बड़ा छोटी सी टाइनी कैटेगरी है। मेजॉरिटी जो है ना जो प्राइवेट स्कूलों की, वो है जो जिनकी फीस कोई 1000, 2000, 3000 से ज्यादा नहीं है।
और सबसे ज्यादा जो खतरा हुआ है और सबसे ज्यादा तकलीफ और जो इम्पैक्ट हुआ है इस कोविड की बीमारी के आने की वजह से, वो उन स्कूलों को हुआ है जो कि थोड़ी फीस लेते थे। उनकी पेरेंट्स ने फीस देनी बंद कर दी, वहां पे टीचर्स को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया और बड़े हालात खराब हुए। तो उसमें स्टेट बैंक की एक स्कीम है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, तो उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ स्कूलों को भी एलिजिबल करना चाह रहे हैं, और हमने स्टेट बैंक को खत भी लिखा है कि वो जरा मजीद इंटरेस्ट रेट कम करें और थोड़ी सी जो कोलेटरल है उसकी शर्त भी नरम करें, ताकि ये जो स्कूल्स हैं जो कि बिल्कुल ही छोटे स्कूल्स हैं, थोड़ी फीस लेते हैं, कि ये ना बंद हो जाए। तो बस ये सूरत हाल है। हम कोई किसी को एज नहीं दे रहे, हम तो पेरेंट्स के साथ भी हैं, लेकिन साथ साथ जो बेरोजगारी बढ़ रही है स्कूलों के बंद होने से, उसका भी कंसर्न है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो छोटे इदारे थे, छोटे एजुकेशनल सिस्टम्स थे, उन पे बोझ बहुत पड़ गया था, इसलिए आपने स्टेट बैंक की एक स्कीम है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपने उसको जनाब उनके लिए लोन्स की सहूलत मुहैया की। लेकिन इनसे लोन मुहैया नहीं की, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए मुहैया, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, कोशिश कर रहे हैं आपके उनको मुहैया हो जाए। चले, दैट्स गुड जी। बट देन अगेन, अभी कब तक आप चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए? यानी कि लोग, बच्चे या स्कूल जाने वाले जो लोग हैं, या देन अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कब तक खुल सकते हैं? कोई एग्जैक्ट आप बता सकेंगे हमें? राणा साहब, हमने इंटर प्रोविंशियल मीटिंग करके तो एक मुमकिना तारीख 15 सितंबर की दी थी, और उसका मतलब ये था कि हम चाहते हैं कि 15 सितंबर तक स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह सारे तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएं। और ये मुशावरत से हमने तारीख दी थी, जिसमें हम सारे सूबे भी थे, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटीज वगैरह सबसे मशवरे के साथ की थी। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा था कि हम अगस्त के महीने में 2 दफा और अर्ली सितंबर में हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे, और हम देखेंगे कि ईद की वजह से बीमारी के ऊपर कोई बढ़ती तो नहीं है, या मुहर्रम की वजह से बीमारी में कोई स्पाइक तो नहीं आता, क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं और बीमारी की शिद्दत जो है उसमें कमी नजर आ रही है। तो अगर इस तरह ही चलता रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि 15 सितंबर तक खोल दें। मैं ज़िम्मन एक चीज अर्ज करता चलूं कि जब बीमारी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और बात भी हो रही थी, और तो जो बंदा था, बहुत सारे मीडिया में हमारे दोस्त जो थे वो सारा दिन सुबह शाम इमरान खान को क्रिटिसाइज करते थे। और अब जब इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी और जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को और बीमारी को हैंडल किया, और जिस तरह पाकिस्तान अब दुनिया के लिए दुनिया के तज्जियों में जिक्र आ रहा है कि पाकिस्तान का बड़ा कामयाब सिलसिला रहा है, तो अब जो है वो उसका कोई जिक्र कोई नहीं करता। सो ये थोड़ा सा हमें अफसोस है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि अमवात की तादाद कम हुई है, अच्छी बात है कि इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, और अल्लाह करे इस तरह ही रहे। और अगर इस तरह ही रहा तो इंशाल्लाह 15 सितंबर तक हम खोलने की कोशिश करेंगे। चले, दैट्स गुड जी। लेकिन आपने एक शिकवा किया, गिला किया कि जनाब इमरान खान साहब की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते रहा, मीडिया करता रहा, लेकिन जब वहाँ पे अच्छे साइंस आना शुरू हो गए तो वहाँ पे कोई बात नहीं करता। यूर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल होता है ऐसे जी, और हुआ भी है ऐसे। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरीके से, मैं कह देता हूँ, मैं अल्लाह कहता आया हूँ, दोबारा कहता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब ने, ठीक है थोड़ा देर से शुरू किया काम इस पे, कोविड पे, बट देन अगेन जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की विद लिमिटेड रिसोर्सेज, उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की, वो भी कांप गई, वो भी लरज गई, लेकिन उनको भी इतना सेटबैक मिला कि उनके, हालांकि वो अपने लोगों को, अपनी आवाम को घर में बैठ के खिला भी सकते थे, पिला भी सकते थे, और किया भी उन्होंने। और लेकिन फिर भी जिस तरीके से टचवुड हम लोगों ने, यानी कि आपकी हुकूमत ने, जहाँ पे प्लस पॉइंट है वहां पे तारीफ करना भी बनती है। बल्कि इसमें अगर एक चीज ऐड कर दें राणा साहब कि 150 अरब और 1 करोड़ 200 खानदान, 2,20 लाख खानदान जो हैं, उनको डायरेक्ट इमदाद भी दी गई, डायरेक्ट इमदाद।
और ताकि उनके हालात एहसास प्रोग्राम पे दी गई, उस पे बात हो सकती है कि वो इमदाद दी आपने, बड़ा अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। दैट्स अ गुड जेस्चर, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी किया गया उसको। बट देन अगेन उसको देने का तरीकाकार पे हम जरूर बहस कर सकते हैं, बट देन अगेन उस पे हम नहीं जाएंगे इस वक्त, क्योंकि वजह यह है कि आपने एक रिलीफ दिया, तरीकाकार गलत हो सकता है या मुख्तलिफ हो सकता था या उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन अभी एक और चीज पूछना, अभी जो कुछ भी आप लोगों ने किया अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, और अपना मैं ये कहूंगा, ये वर्ड यूज करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि बड़े लिमिटेड लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में आपने गवर्न किया इस पूरे मुल्क को। और बाकी तो खैर आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो इतने कोई अच्छे लोग नहीं है, गवर्न नहीं कर सकते। बट एनीवेज उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा इस वक्त। लेट्स गो ऑन द पॉजिटिव साइड की। इन नेगेटिव वेव्स को आप लोग मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? इट्स लाइक ऑलमोस्ट 22 मंथ्स नाउ जो नेगेटिव वेव्स आती हैं आपके एंड से, यानी कि हुकूमत के एंड से। कोई अर्ली साइंस आ रहे हैं शफकत महमूद साहब, एंड उसमें ये आ रही है, इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जैसे हाउसिंग स्कीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के पैकेजेस दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने बिल्डर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दे रहे हैं। आई बिलीव के FATF ने 31 दिसंबर 2020 तक नो क्वेश्चंस आस्क्ड या आपको थोड़ा सा एज भी दिया हुआ है ताकि आप लोग अपनी इकॉनमी जो है वो सही कर सकें। और उसके साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेगा उससे पहले 31 दिसंबर 2020 से पहले जहां से भी वो पैसे निकालेंगे, देयर विल नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बट देन अगेन लोग इंतजार कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सामने आपके रख रहा हूँ। लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी थोड़ी सी रुकावट है, वो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आने वाला है, उसके बाद हलचल मच सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पे इकॉनमी रिवाइव करने के लिए इमरान खान साहब तैयार बैठे हुए हैं या सोच रखी हुई है आप लोगों ने, तो वो रिवाइव हो सकती है। बट देन अगेन मुझे एक बात समझनी है, मैं समझना चाहता हूँ कि ये सारा जो नेगेटिव वेव्स जो आती हैं, इन नेगेटिव वेव्स को आप लोग मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? इट्स लाइक ऑलमोस्ट 22 मंथ्स नाउ जो नेगेटिव वेव्स आती हैं आपके एंड से, यानी कि हुकूमत के एंड से। अच्छी चीजें भी हैं, आप लोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव वेव जो आती है उनको मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे आप? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है उसको देने का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि जिसके साथ बहुत सारे काम जो है वो मुंसलिक हैं। तो इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलती है तो समझें कि इकोनॉमी को ओवरऑल एक बूस्ट मिलता है। बल्कि ये तो केनीजियन इकोनॉमिक्स का बड़ा एक हिस्सा है कि जब डिप्रेशन हो तो पब्लिक वर्क्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए। तो ये तो क्लासिकल केनीजियन मेथोडोलॉजी फॉलो होके ये काम हो रहा है। बाकी रह गया ये कि नेगेटिव वेव्स, देखें राना साहब, हम एक जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर बहुत सारी शख्सी आज़ादियाँ, मीडिया की आज़ादियाँ, अदालत की आज़ादियाँ, सूबों की आज़ादियाँ, NFC अवार्ड, ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के हमारी जमहूरियत को बहुत मजबूत किया है। और हमारी जमहूरियत को में जो ताकत है उसको बहुत अगर आप ये कह लें कि बखेरा है ताकत को, यानी कि ताकत आप सिर्फ एक अदारा जो है वो हैंडल नहीं करता, बल्कि एक से ज्यादा अदारे जो हैं वो ताकत को शेयर करते हैं। और जब एक से ज्यादा ताकत को अदारे शेयर करें तो उसमें फिर जल्द रिजल्ट जो हैं वो कई चीज़ों में नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर माजी में चले जाइए, मैं अभी आजकल की मिसाल नहीं देता, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जब की गई स्टील मिल की और वो उसमें तकरीबन कोई उस जमाने में 22-25 अरब शायद मिल भी रहा था, रुपया भी मिल रहा था साथ प्राइवेटाइजेशन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको शूट डाउन कर दिया। जब शूट डाउन किया तो वो उससे आज तक हमें को 500 अरब का टीका जो है वो लग चुका है। ये एक मिसाल है कि इसी तरह कई और काम होते हैं जिसमें नैब के अपने अख्तियारात हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी को लिया जाए, नैब के अपने अख्तियारात हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रोसिक्यूशन करनी है, उसके बाद अदालती निज़ाम है। अगर आज के अखबार आपने देखी हो
तो उसमें आप देखें कि चेयरमैन नैब ने जो बहुत सारे रीजंस बताए हैं स्लो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी केसेस के, उसमें से अदालती निज़ाम की पेचीदगियां जो है, जो कि अच्छी बात है, राइट्स तो होने चाहिए, लेकिन उसमें ये भी समझ में आना चाहिए कि उसकी वजह से पेचीदगियां और उसकी वजह से कुछ टाइम का फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे इसी तरह के अगर आप और कोई चीज ले लें तो इतने ज्यादा सूबों को और वफाक के दरमियान अख्तियारात की तकसीम हो चुकी है। और तालीम का मैदान ही ले लें, अब हम एक करिकुलम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जिसको हम सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं, ताकि सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो एक ही निसाब जो है उसको पढ़ें। लेकिन वो एक अख्तियारात सूबों के हैं, हम सबको मिलके लेके चलना है, वो सीधा लाइन नहीं है, वो उस लाइन में हमें सबको साथ और सबका कंसेंसस पैदा भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों में जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि फौरी तौर पे कोई नतीजा आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी मिसाल है। हमें बड़ी तकलीफ है कि अकाउंटेबिलिटी का स्लो प्रोसेस जो है या नैब की जो कोताहियां हैं उसकी वजह से सारा जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो ही मुतनाज़ा बन गया, और जो चोर लुटेरे डाकू हैं वो तो अब हंस रहे हैं और खिलखिला रहे हैं, क्योंकि उनको वो भी साथ पुग गए हैं, उनको भी लोग समझते हैं कि ये भी मजलूम है। तो इसलिए ये बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन उसका अगर आप तज्जिया करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो इख्तियारात की तकसीम है और जो होनी भी चाहिए जमहूरियत में, उसकी वजह से कोई भी काम जल्दी करना जो है वो मुमकिन नहीं है। जिन लोगों को आप अंदर कर रहे हैं, यानी कि नैब अंदर कर रही है, अगर वो लोगों पे कुछ चार्जेस प्रूफ ना हुए तो ये हीरो बन जाएंगे, और वही हो रहा है जो को मैं पॉइंट आउट करता रहा। मैं 1-1.5 साल से मैं कह रहा था, बार बार अपने शोज में कह रहा था, रिमाइंड करा रहा था गवर्नमेंट को, शफकत साहब, और आज भी यही कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि अगर 6 months to 1 year डाउन द लेन अगर लोगों को इत्साब होता हुआ नजर ना आया, और जो लोग जिन लोगों को आप अंदर कर रहे हैं, यानी कि नैब अंदर कर रही है, अगर वो लोगों पे कुछ चार्जेस प्रूफ ना हुए तो ये हीरो बन जाएंगे, और वही हो रहा है जो को मैं पॉइंट आउट करता रहा। लेकिन अब आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों का निज़ाम ऐसा है, चले जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उस निज़ाम की वजह से आप लोगों ने उन लोगों को हीरो बना दिया है जो कि अब आपसे नहीं संभलेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस में अब ऐसी चीजें होती हैं, अब ऐसे ऐसे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं जिनके मुंह में जुबान नहीं हमने देखी थी, और वो खड़े होके वो जनाब क्रिटिसाइज करते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी, वो क्रिटिसाइज करते हैं जनाब हुकूमत को तो करते ही करते हैं, उसके अलावा जनाब जिसका बस चलता है वो उठ के जो दिल करता है बोल देता है। सो दिस इज लाइक ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसको संभालना शायद मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए। आप राणा साहब सही कह रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो मैंने पहले गुजारिश की कि हमारे जो निज़ाम है, पहली तो बात है, अच्छा वो आपने तस्दीक कर दी, कोई नैब हुकूमत का मुतायद अदारा नहीं है, और वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, और कोई उसके अंदर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि रुकावटें कहाँ आती हैं। रुकावटें ऐसी आती हैं कि जो एक लेट्स से कि किसी ने 1 अरब रुपया खा गया है, तो वो कहेगा यार 1 अरब रुपया खा गया, मैं 20 करोड़ रुपया अपने डिफेंस में लगा देता हूँ, यानी कि अपने अदालतों में वकीलों पर इधर उधर। तो एक तरफ सरकारी वकील खड़ा होता है जिसने 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने पे तनख्वाह पे गुजारा कर रहा है, और उसके सामने 3-4 करोड़ रुपया लेने वाला वकील खड़ा होता है। अब वो क्या मुकाबला, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उधर से नैब जो है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एबिलिटी तो बदकिस्मती है। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो अब चोर और चक्कों को तो अब ये बड़ा अच्छा एक मैसेज मिल गया है कि पैसे खाओ, और उसका एक हिस्सा जो है वकालतों के लिए, अदालतों के लिए। वो एक दफा मुझे याद है किसी बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर ने कहा था, क्या यार करप्शन करो, उसके बाद जाके अगर 5-6 महीने साल अंदर भी रहना पड़ गया तो क्या बात है, पैसे तो आ जाएंगे ना। और वही हुआ, कुछ लोग अंदर भी रहे, और नैब ने लोगों को प्री मैच्योर गिरफ्तार किया। प्री मैच्योर गिरफ्तार करने के बाद उनकी जो क्या कहते हैं चलान पेश नहीं किया, विद द रिजल्ट के वो भी हीरो बन गए कि ओहो देखो जी बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ी। तो एक बदकिस्मती है हमारी कौम की, मैं और क्या कह सकता हूँ। बदकिस्मती इस तरह है कि अगर जो चोर चक्के लुटेरे जो है
अगर वो बगले में जाते फिरे और वो कहें कि हम बिल्कुल इनोसेंट है, या वो कैच मी इफ यू कैन, कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, तो फिर हम नेचुरली एज ए नेशन हमें नुकसान होता है। एज ए नेशन तो होगा जी नुकसान, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड एज ए गवर्नमेंट भी आपको उनको बहुत सेटबैक मिलेगा, और उसमें अवाम जो है वो बददिल हो जाएंगे, जिसकी मैं निशानदेही पिछले को 1.5 साल से कर रहा हूँ कि अवाम बददिल जो हो जाएंगे इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से, और आप लोगों पे सारी जिम्मेदारी आप लोगों पे पड़ जाएगी, यानी कि हुकूमत पे पड़ जाएगी, और आप फिर उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे ना। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें शफकत साहब, तो मेरिट जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। आप कहते जरूर है, आपकी हुकूमत ये भी जोर देती है कि जनाब मेरिट पे सारे काम होंगे, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, जैसे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात होती है, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आपके पास कोई FBR का कोई चेयरमैन टिकता क्यों नहीं है। नंबर 1, जब आप लोगों ने बाहर अपॉइंटमेंट्स करनी होती है प्रेस अटैचीज की, या करने जा रहे होते हैं आप लोग प्रेस अटैचीज की वो अपॉइंटमेंट्स, या कोई भी डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स हो, वहां पे मेरिट कहाँ होता है। नंबर 3, आप लोगों ने जो भी यहाँ पे जिस तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे स्टेटमेंट रिसेंटली आई और जिसमें कहा गया जनाब पायलट जो है वो तो जनाब सारे लाइसेंस ही जनाब 2 नंबर ने, फेक लाइसेंस ने, आपने एक एयरलाइन का भट्टा बिठा दिया। ठीक है, यही बात आप किसी और तरीके से भी कर सकते थे, किसी और तरीके से मैनेज की जा सकती थी अगर कई कोताहियां थी लाइसेंस की रिन्यूअल्स में, या उनकी जो अपग्रेडिंग होती है, या साथ साथ जो उन्होंने इम्तिहानात देने होते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, अपने आप को सामने रखना होता है, अपनी एफिशिएंसी शो करनी होती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स थी या उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको आप आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज कर सकते थे। आप लोगों ने इस किस्म की बातें क्यों की, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है जी? देखिए राणा साहब, बात यह है कि जो मेरिट का सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेरिट जो है उसको जज करने का भी एक तरीका है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, तो डिपेंड करता है कई दफा मेरिट आल्सो लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। इसलिए कि अगर आप ये इंटेंजिबल चीजें हैं, मसलन अगर आपने मिसाल दी कि जी प्रेस अटैची लगाना है, अब प्रेस अटैची आपने लगा, मैं एक मिसाल देता हूँ, डिप्लोमेटिक लेने, प्रेस अटैची लेने, अब आपने फॉरेन सर्विस के लेट से डिप्लोमेटिक कर लें, फॉरेन सर्विस का इम्तिहान दे के सारे लोग आए हुए हैं, सारे लोग जो हैं वो एक CSS मुकाबले के इम्तिहान के अंदर आए हैं। अब उसमें से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे लगे हुए हैं, उनमें से अब एम्बेसडर लगाना है, तो सारे समझते हैं कि जी हम जो है हम बिल्कुल मेरिट हमारा आता है, हम हमारे कॉलीग जो है उनमें से हम किसी तरीके से कम नहीं है, तो फिर तो ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है ना कि वो देखे कि उनमें से कौन उसके सवाबदीद के मुताबिक, क्योंकि फिर आखिर में सवाबदीद तो आ जाती है। दूसरी बात, मेरिट जो है ना वो या तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो ना कि जिसमें 2 + 2 करें और 4 निकल आए, वो तो है नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊं राणा साहब, हमारे मुल्क की जो तारीख है ना मेरिट के साथ डील करने की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आप ये सिविल सर्विस का इम्तिहान जो है ये एक बड़ा अच्छा इम्तिहान, बड़ा अच्छा पैमाना, जिसके तहत आप अपने सिविल सर्वेंट्स को मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो इम्तिहान दे के उसमें आते हैं, और उसके बाद सारी उम्र उनको हम बुरा भला कहते हैं, कभी बाबू कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी फलाना कहते हैं, जो कि 100% मेरिट के जरिए आए होते हैं। सो हमारा कोई तारीख मेरिट को हैंडल करने की कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर शोबे में जहां जहां मुमकिन हो, इंसान है गलती भी हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि कई दफा मेरिट पे आप फैसला करते हैं, उस पर चैलेंज हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये तो देखे ना जमहूरियत में अब ये तो है। अब इसको अब मैं जितना मर्जी कहूँ कि जी मैंने मेरिट पे सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर वो कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले आता है, को कुछ कर लेता है, तो उसकी वजह से मामला रुक भी जाते हैं। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं इन इश्यूज के बाद। अच्छा, एक चीज जरा समझाए हमें, हम समझना चाहते हैं। देखिए, मियां साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, या फॉर दैट मैटर जरदारी साहब थे, या इन लोगों ने, जैसे मियां साहब थे, उन्होंने, मैं पहले उनकी मिसाल दे देता हूँ। मियां साहब थे, उन्होंने
अपने जब इतना अर्सा रहे हुकूमत में, ठीक है जी, उन्होंने किसी को अगर ASI भर्ती किया या नायब तहसीलदार भर्ती किया तो आज वो किसी न किसी बड़े ओहदे तक पहुंच चुका हुआ है, या उनकी फैमिलीज को अगर ऑब्लाइज किया तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो असेंबलीज हो या उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने अच्छी पोस्टिंग्स देनी हो या अच्छी ट्रांसफर्स करनी हो या उनको लुक आफ्टर करना हो, वो भी सारी अपनी जगह। उन लोगों ने अपने अपने वहां पे बंदों को ऑब्लाइज किया, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में थे चाहे वो किसी और सिस्टम में थे, उन्होंने उन लोगों को ऑब्लाइज किया। आप लोगों की परसेप्शन यानी कि आपकी हुकूमत की परसेप्शन ये है कि आप लोगों के साथ जो भी वफादारी करे उसका उन सब तो पहले उसका बेड़ा गर्क कर दो। एक मिसाल आपकी जहांगीर तरीन साहब की है, क्योंकि वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने अगर उनका जहाज ना होता तो उसके आप लोग इतने जलसे नहीं कर सकते थे आखिरी वक्त में। सो मैं कोई उनके लिए नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर हिम, बट एक परसेप्शन बन गया आप लोगों का, आपकी हुकूमत का, कि जो लोग भी आपके साथ खड़े हुए आप लोगों के साथ चलते रहे। सबसे पहले आपने कोशिश की है या आपने दिखाया है कि आप उनको उनका बेड़ा गर्क कर दे। ऑन द अदर साइड दूसरी पार्टी जो है वो अपने लोगों को संभाल के फिरती नहीं, चाहे वो जिस भी शोबे से उनका ताल्लुक हो। व्हाई इज दैट सो? देखिए, मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड की बात कर रहे हैं तो मुझे कोई साइडलाइन नहीं किया पार्टी ने, शाह महमूद को साइडलाइन नहीं किया, असद उमर को साइडलाइन नहीं किया, डॉक्टर आरिफ अलवी को साइडलाइन नहीं किया, इमरान इस्माइल को साइडलाइन नहीं किया, शाह फरमान को साइडलाइन नहीं किया, महमूद खान को साइडलाइन नहीं किया। ये बात नहीं है। हमारे अगर अली जैदी को साइडलाइन नहीं किया, अली मोहम्मद खान को नहीं किया, मैं तो बोलता जाऊं तो देयर इज नो लिमिट। तो मैं आपको ऐसे लोग जो कि धरनों में, बाकी चीजों में, हर चीज में हमारे साथ थे और वो अब भी बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन मजारी हैं, अपने इम्पोर्टेंट पोजीशंस में हैं। जहां तक रह गया, अगर आपका मतलब ब्यूरोक्रेसी है जिसमें नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने खड़े बना लिए थे, वो तो एक कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर आपने, हमारा जो निज़ाम है राना साहब, वो है एक परमानेंट सिविल सर्विस का, और परमानेंट सिविल सर्विस का मतलब ये है कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना है और ना होनी चाहिए। लेकिन नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, दोनों ने बड़ी बढ़ चढ़ के सिविल सर्विसेज के अंदर अपने धड़े बनाए, और वो एक बदकिस्मती है। और उसमें अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि परमानेंट सिविल सर्विस है, अगर उसमें आपने लोगों को लगाना है तो किसको लगाएंगे? वो बाहर से तो कोई आता नहीं है, तो इसलिए उन्हीं को लगाएंगे जो मौजूद है, जो नवाज शरीफ के साथ भी जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने जरदारी के साथ भी किया है, शहबाज के साथ भी किया है। तो ये एक डिलेमा तो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन की मिसाल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि बल्कि वो तो हमें क्रेडिट जाता है, हमने तो उसको बिल्कुल साइडलाइन नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने जब एक बहुत बड़ी शिकायत आई शुगर की होर्डिंग की, प्राइस राइज की, और उसमें बड़ी बड़ी बेकायदियों जो उनके नोटिस में है, तो उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी बेलाग की और उसमें साल की और जहांगीर तरीन पाकिस्तान के तकरीबन सबसे बड़े शुगर जो मिल ओनर हैं, तो उनको उन्होंने इसलिए स्पेयर नहीं किया कि वो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है। तो इसलिए मेरा मतलब है कि अगर हम उनकी फेवर करते हैं और बाकी उनको तो आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू शफकत साहब, बट देन अगेन सब्सिडी किसने दी? क्या उन्होंने बंदूक के जोर पे सब्सिडी ली जहांगीर तरीन ने, या सब्सिडी दी गई कैबिनेट की तरफ से और पंजाब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने सब्सिडी उसको ली, या उन्होंने कोई क्या मैनिपुलेशन क्या की उस पे, उन पे क्रिमिनल चार्ज पूछना चाहता? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम सब्सिडी का नहीं है। सब्सिडी तो नून लीग ने 29 बिलियन की दी, पंजाब गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 3 बिलियन की सब्सिडी। मेरा ख्याल है कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक रूटीन चली आ रही थी। शहबाज शरीफ और इन लोगों ने के जमाने में 20-22, मेरा ख्याल है टोटल 29 बिलियन की 5 सालों में सब्सिडी दी, और उन्होंने भी 3 बिलियन की दे दी। सब्सिडी इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि सब्सिडी को इस्तेमाल किया गया, किस तरह किया गया, और उसमें बहुत सारी बेकायदियां नजर आ रही हैं। डबल बुक कीपिंग नजर आई, जहांगीर तरीन की भी डबल बुक कीपिंग नजर आई। उसके बाद एक्सपोर्ट में जाली एक्सपोर्ट नजर आई। शफकत साहब, डबल बुक्स तो सब बनाते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, आपको भी पता है, आप भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि
फ्रॉड करने के जो तरीके हैं वो ठीक है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट जस्टिफाइंग नथिंग ओवर नहीं, हियर। मेरा मतलब है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन हो गया, 10 लोग और जिनकी फोरेंसिक ऑडिट हुआ, उसमें बेशुमार बेकायदियां नजर आई, और ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का। एक हम ऐसे ही इसको जहांगीर तरीन के केस को यहाँ पे डिस्कस करने बैठ के, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एनीवेज इसकी वजह ये थी, परसेप्शन की बात हो रही थी कि लोग, नवाज शरीफ अपने बंदों को टेक केयर करते थे, जरदारी अपने बंदों का टेक केयर करते थे, आप लोग जो है अपने बंदों को रगड़ देते हैं, इसलिए वही थे। और आप उन्होंने अपने बंदों को प्लेस किया हर जगह पे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने स्पेशली किया, और आप लोगों ने प्लेसमेंट नहीं की, आपने पॉलिटिकल। नहीं, मैं आपसे नहीं एग्री करता, मैं आपसे नहीं एग्री करता, तो लेट्स डिसएग्री टू डिसएग्री। ओके फाइन, बट परसेप्शन इज डिफरेंट जी। एनीवेज, एक चीज बता दीजिए आखिरी मुझे, क्या आपके ख्याल में जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद ही होने चाहिए, या फॉर दैट मैटर कुछ 6 महीने साल पहले हो जाने चाहिए? देखिए, मैं तो 5 साल के हक में मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हूँ, क्योंकि हमारी जमहूरियत मजबूत होती है अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन जीत के आती हैं अपना टाइम मुकम्मल कर। दूसरा, मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि जो 2 साल से हम गवर्नमेंट में है और जो मैं देख रहा हूँ, और मैं एक मैनेजमेंट का तालिब इल्म भी हूँ, तो हमने अपनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, और कोई भी स्कीम जो है उसको आगे ले जाने के लिए इतने मरहले हैं और इतने हर्डल जो है उनको क्रॉस करना पड़ता है कि वो सिरे चढ़ने तक और उसका समरात आने तक टाइम चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, या 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, तो मोटरवे बनाई इन्होंने, ये 5 साल से इधर है। अगर उनको आप कहते हैं कि जी 2 साल के बाद इलेक्शन करा दो, तो फिर वो उनके आधे प्रोजेक्ट क्या सारे प्रोजेक्ट पीछे रह जाने थे। सो मकसद ये है कि ये जो हमारा निज़ाम है उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितनी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स हैं रास्ते में, उन सब को अबूर करने के लिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का जो 5 साल के बाद है बिल्कुल मुनासिब टाइम। फौरी तौर पे कोई तब्दीली नजर आती है आपको कैबिनेट के अंदर, या आप कहेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का डिस्क्रिप्शन है, वो जिस वक्त चाहे कर ले? ये डिस्क्रिप्शन तो उनका है, जिस वक्त चाहे। मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। ओके शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी, और वो ये है कि जनाब जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इकोनॉमी जो है मुल्क की, पाकिस्तान की, वो जो भी आप पॉलिसीज हम क्रिटिसाइज करते भी हैं इमरान खान साहब की पॉलिसीज को, हुकूमत की पॉलिसीज को, कुछ मेजॉरिटी जो कैबिनेट के अंदर लोग हैं उनके तरीकाकार को भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट देन अगेन जो इंडिकेटर्स हैं दे आर वेरी पॉजिटिव जी। पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि इकोनॉमी जो है मुल्क की वो सही होने जा रही है, बहुत अच्छे उसके समरात नजर आएंगे 2021 में जी। और लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।